हुकूमत मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। बरामदी सनत में सरमायाकारी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है ताकि रोजगार के मौक़े पैदा हों। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी के लिए तमाम हुकूमती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तरजीही शोबों का जायजा इजलास। आलूदगी से बचने के लिए पायदार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मंसूबा वक्त की ज़रूरत है। तमाम बड़े शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए मुतल्लिका इदारे सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जल्द से जल्द हिकमत अमली वज़ा करें। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए तवील मुद्दती इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में आलूदगी से पैदा होने वाले मसाइल से मुतल्लिक़ इजलास। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन कांग्रेस ग्रेगोरी मैक्स की सरबराही में 6 रुकनी अमरीकी वफ़द की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। डॉक्टर मोईद यूसुफ। आर्मी चीफ से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान के मफाद में है। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। ISPR। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में पाक फ़ज़ाइया के F-16 तैयारे को मार गिराने के भारतीय बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय पायलट को अवार्ड देना अपनी आवाम को खुश करना और खिफ़त मिटाना है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन और अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक की थी कि इस दिन कोई F-16 तैयारा नहीं मार गिराया गया था। तबाहशुदा भारतीय जहाज से निकलने वाले पायलट को पाकिस्तान ने पकड़कर बाद में जज्बा खैरसगाली के तहत रिहा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान ओवरसीज फोरम का एहतजाज। आइंदा इलेक्शन में हमें वोट का आईनी हक दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 90 दिनों के अंदर अंदर कानून साजी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुजाहिरीन का मुतालबा। जिन लोगों के पास बैरून मुल्क का पासपोर्ट है वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल ना दुखाया जाए, ये अपना हक मांग रहे हैं। इमरान खान ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ दिया। वो आपने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। जम्मू और कश्मीर में भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA की कार्रवाई। कश्मीरी इंसानी हुकूक के मारूफ अलंबरदार खुर्रम परवेज श्रीनगर से गिरफ्तार। खुर्रम परवेज की रिहाइशगाह और दफ्तर पर छापे और तलाशी। NIA ने उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ किताबें भी जब्त कर ली। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। शरह कम होकर 0.89% हो गई। मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 315 नए केसेस रिपोर्ट। 1026 अफराद की हालत तशवीशनाक। चीन बालादस्ती और ताकत के बल पर सियासत का मुखालिफ है। ख्वाहिश है कि पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात परवान चढ़ें। चीन किसी इलाके में अपनी बालादस्ती का ख्वाह नहीं और ना छोटे मुल्कों को बजोरे ताकत दबाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग का आसियान कॉन्फ्रेंस के वर्चुअल इजलास से खिताब। मोदी हुकूमत ने खालिस्तान तहरीक के खौफ से किसानों के सामने घुटने टेके। किसानों के एहतजाज से अलहदगी की तहरीक तेज हो रही है। खालिस्तान रेफरेंडम ने भी भारतीय हुकूमत को मजीद खौफजदा कर दिया। मोदी की पसपाई में खालिस्तान तहरीक ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय ऑनलाइन अखबार रिपोर्ट वायर की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान बैंक निज़ाम के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। अफगान बैंक निज़ाम और बदतरीन मौशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। अगर अफगान बैंकों में कैश फ्लो का मसला जल्द हल नहीं किया गया तो अफगान बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। ख्यालों पे छाई है खूबसूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोदीना, कोको कोदीना, कोको कोदीना, कोको कोदीना। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। वहीद मुराद की फिल्म अरमान ने सिल्वर स्क्रीन पर मुसलसल 75 हफ्ते बिजनेस किया।
फन खिदमात के सिले में उन्हें सितारा इम्तियाज, निगार समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। 3 दहाइयां गुजर जाने के बाद भी लेजेंड अदाकार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। It's in the air and gone. Another full toss, it hangs in the air, someone circling, yes! Short, in the air and take... ढाका में T20 सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में पाकिस्तान की 5 विकेटों से कामयाबी। हैदर अली के 45 और मोहम्मद रिजवान के 40 रन, मोहम्मद वसीम और उस्मान कादिर की 2-2 विकेटें। पहला टेस्ट मैच 26 नवंबर से चिटागोंग में शुरू होगा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारतीय शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी। कौमी जूनियर टीम ने कनाडा को भी प्रैक्टिस मैच में शिकस्त दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल नायब कप्तान मोइन शकील ने किया। वर्ल्ड कप में कौमी जूनियर टीम अपना पहला मैच 24 नवंबर को जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। साल 2021 के बेहतरीन फुटबॉलर्स। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने अवार्ड्स की नामजदगियां जारी कर दी। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियान, ब्राजील के नेमार और मिस्र के मोहम्मद सलाह समेत 11 मर्द खिलाड़ी फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब। बरतानिया की एलन वाइट और लूसी ब्रोन समेत 13 खवातीन फुटबॉलर्स अवार्ड्स की नामजद। एजाज जीतने वाले खिलाड़ियों का ऐलान 17 जनवरी 2022 को ऑनलाइन तकरीब में किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तरजीही शोबों से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बरामदी सनत में सरमायाकारी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है ताकि रोज़गार के मौक़े ज़्यादा हों। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी के लिए तमाम हुकूमती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि रशाकई, धाबेजी, अल्लामा इकबाल और बोस्तान खुसूसी सनती जोन्स में गैस और बिजली की फराहमी पर काम तेज़ी से जारी है। बुनियादी तौर पर सनतों के क़याम के लिए दरकार बिजली और गैस मुयस्सर है, जबकि सनतों में सरमायाकारी के साथ साथ बाकी दरकार बिजली और गैस की फराहमी भी जारी कर दी जाएगी। इस सिलसिले में CPEC अथॉरिटी की तरफ से प्लग एंड प्ले मॉडल की तजवीज़ पेश की गई, जिस पर काम जारी है। मॉडल के तहत सरमायाकारों की तमाम तर ज़रूरियात वन विंडो ऑपरेशन के जरिए पूरी की जाएंगी ताकि इन इलाकों में सनतों के जल्द से जल्द क़याम को यकीनी बनाया जा सके। डायरेक्टर HEC Air Marshal Javed Ahmed Sahab, Vice Chancellor Air University, AVM Abbas Ghumman Sahab, who spoke here, Dr. Kasif, Mr. Nong, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm usually asked to speak on every occasion, but this is one of those which I have such a pleasure, such an enjoyment to be able to talk about it. And I must acknowledge the fact that the Air Chief is one of the most literate people I have seen as far as cyber, AI, and IT is concerned. And I think Pakistan is lucky to have people like that, because today what is needed is that we must lay the groundwork for the future. The future is coming at us very fast, faster than what we can imagine. The concept through which we grew up was the fact that things change in a couple of years or decades. And the best example is a telephone, the amount of change which happened in the telephone. For 30 or 40 years, the rotary telephone was there, and then
the amount of data inside a telephone today is much bigger than what amount of data I can hold in my own mind. So therefore, it is very important to understand where the world is going, and then to provide that lead in Pakistan itself to your own country to prepare for where the world is going. Things are changing very fast. The cyber security element is something which we must be very careful about, both in offense and defense. And the fact that we are under constant attack, the cyber war against Pakistan is on. It is in different forums. We have realized, for example, in the last few months, FBR was attacked. Before that, other institutions were attacked. Even today, even a few days ago, there was the name of a bank which was under attack from the cyber. What are the motivations of the attackers? Some are just casual hackers who want ingress. Some are those who want to hack private data. Some are those who want to hack in financial data. And there are political hackers who want to damage the country, who want to infiltrate your security systems. So as the attacks can happen through hardware, inbuilt situations, as long as Pakistan is not self-sufficient in making its own computers, its own chips, and setting up its own software, it will always be susceptible to some attacks. The software, of course, you understand, the computers, the Wi-Fi itself, the data can be hacked while it is going out of your computer or out of your system and being shared by some other system. There is no possibility of cabling everything anymore. Everything goes into the ether. Everything goes into the air. And it is very easy to grab that. Now, what is happening? The data is secured once it goes out. The data in your own computer may not be secure, on your own telephone may not be secure, but as soon as it leaves your telephone, it is secured. But how long will that security last? For those of you who would be interested in that, and I am sure you must be working on that, Alan Turing developed a code-breaking machine and developed code-breaking ideas long time ago when he wanted to decipher the German code. Since then, tremendous progress has happened. But code breakers are there, and the computers of the future will break codes very fast and tremendously efficiently. And while sitting here, I made notes of the possibility, and that possibility is very interesting. You must have heard of quantum computers and qubit computers, and Google had a 52-qubit computer through which it claimed only about 6 months ago that it solved a problem which normal supercomputers, not normal computers, but which supercomputers could have spent 10,000 years solving that problem, which was solved in 200 seconds. Imagine the difference, 200 seconds and 10,000 years. And then the industry reacted and said, no, we can solve this problem which was solved by the Google 52-qubit computer with a Sycamore chip. The industry said that no, the problem could have been solved in 10 days with existing supercomputers. So imagine 200 seconds and 10 days or 10,000 years. That's the amount of difference which is coming up. No code will be safe. No code will be safe. I make a declaration today, and I'm sure the experts will vouch for me, that no code will be safe as when the actual quantum computers come into function. Only a few days ago, I tweeted about it. The IBM 126-qubit computer has been launched. And every qubit from 52 to 53, for example, doesn't mean that one qubit has been added. It means doubling of the efficiency. And a time will come when no code, and the quantum computer takes the advantage of quantum entanglement and quantum superposition, for those technicians, technical people who are here who are aware of this. So therefore, when I've talked about the fact that computers, hardware, software, computers, Wi-Fi, Internet of Things which are there,
the ability to spy on what you're doing, the cameras, the television in your home, which does have a camera, the Bluetooth, the all smart devices can be hacked, and therefore the security is personal, number one, group security is number two, the third is institutional security, where defense comes in, where our finances, our banks are possibly under attack, can be attacked, and data can be hijacked from there. Our utilities, our dams, our energy industry can be under attack and can be stopped. So don't think that this is out of the future which we are talking about. It has happened. The Stuxnet worm, which was used against the Iranian centrifuges, just speeded up the centrifuge. Uranium enrichment is done in centrifuges, and destroyed quite a few. So that means these attacks are taking place. These instruments are ready. Whether the attack doesn't take place, the instruments are ready. When wars are fought on other lands and poor country land, the powers are testing instruments of warfare. And the same thing is true for instruments in computing. The aeroplanes can be under attack, and the aviation industry, the air defense, the sea defense, the sea attack. और फिर ये मत भूलिएगा कि पॉलिटिकल अटैक, लोग सेंसिटिव हैं दुनिया भर में कि अब पॉलिटिकल अटैक, इलेक्शंस पर अटैक होता है, सोच पर अटैक है, थिंकिंग मॉडिफाई करने के एतबार से अटैक होता है, कल्चर पर अटैक है. तो लिहाजा आपके डिफेंसेस तो बहुत बढ़ाने पड़ेंगे आपको हर एतबार से. और द ओरिजिन, जो वर्म्स का ओरिजिन है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 70s के अंदर ही एक क्रीपर वर्म था, जो मेरा ख्याल है बॉब थॉमस के नाम से कोई आदमी था, उसने डेवलप किया था. तो वर्म्स की तादाद और वर्म्स की एफिकेसी बेइंतहा बढ़ती चली जा रही है. इसके मुतालिक यूएस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एक आरपा करके बनाई 50s के अंदर, फिर वो डारपा के अंदर बदली. तो उसके अंदर भी सबसे बड़ा इशू अब साइबर वॉरफेयर है और साइबर डिफेंस है. अच्छा, और मैं पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिस्ट को और पाकिस्तान के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो ज़माना था जब न्यूक्लियर डिटेरेंट की आपको ज़रूरत थी, तो आपने 6-7 साल के अंदर अपने मुल्क को महफूज कर लिया. इसी तरह से ये जो साइबर वॉरफेयर का डोमेन जो है, ये तो बहुत बड़ा डोमेन है, और इसके अंदर सारे ममालिक इस वक्त इसमें कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं. मगर ये मत समझिएगा कि बड़े और छोटे का इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है. मैं एक किताब आजकल पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है आई वॉरबॉट. इट हैज़ बीन रिलीज ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो. उसका केनेथ पेन के नाम से उसका ऑथर है. और बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात मैंने पढ़ी, जो ये क्योंकि 2 महीने पहले पब्लिश हुई है, तो 2021 के अंदर एक चैलेंज किया गया. आपको याद होगा एक चैलेंज होता था कि कंप्यूटर जब चेस के खिलाड़ी को हरा लेगा तो वो उसका टेस्ट था. तो वो मेरा ख्याल से सन 2000 के अंदर IBM डीप ब्लू ने एक काम किया था. फिर उसके बाद अल्फ़ागो आया जिसने इसके अंदर मज़ीद तक़वियत हासिल की. तो एक चैलेंज हुआ कि F-16 का जो पायलट है, क्योंकि एयरफोर्स के बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पर है, F-16 का एक ह्यूमन पायलट और एक मशीन पायलट, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड पायलट, तो उनके दरमियान कंपटीशन हुआ. एंड दिस इज़ 2021 नाउ. एंड द मशीन अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अ स्मॉल फर्म. इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस काम का मुझे बेइंतहा होप है. बहुत बड़ी फर्म नहीं, एक स्मॉल फर्म ने 5, उसके अंदर पहले तो आपस में कंपटीशन करके सॉफ्टवेयर के अंदर वो जो मशीन पायलट था वो आपस में कंपटीशन हुआ, एंड इट डिफीटेड द F-16 पायलट 5 times out of 5. तो इसका मतलब द वॉरफेयर दुनिया की बदल रही है. अब इसका इम्कान है कि इतनी बड़ी मशीन, जहाज़ जैसी, जो आदमी को भी उठाए, उसके मुकाबले में आपने ड्रोन वॉरफेयर सुना होगा, आपने स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स का सुना होगा. एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों होते थे? इसलिए कि एयरक्राफ्ट, इतना भारी एयरक्राफ्ट लेकर दुनिया के समंदरों में जाना है. मगर इस बात का अब इम्कान है कि इसी तरह
ड्रोन्स बना लिया जाए, सबमरीन के ड्रोन्स बना लिए जाएं, सबमरीन को इंसानों को लेकर नीचे जाने के अंदर और उनके ब्रीदिंग के लिए और उनके खाने पीने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बनती हैं। पिछले दिनों एक सबमरीन का मैंने पढ़ा कि 11 मीटर बड़ी सबमरीन विदाउट अ पायलट, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, बट एज कंट्रोलेबल। और ड्रोन वॉरफेयर आप देख भी चुके हैं और स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स का भी आप सुन रहे हैं। तो लिहाजा मुझे तो बड़ी कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर इस बात का हमें अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। और मुझे जो होप है वो होप आप जैसे जायंट्स के ऊपर है जिन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंस भी बनाया था। और मुझे जो होप है वो इस बात पर है कि ये वो मामला नहीं है कि इसमें एक ब्रिक एंड मॉर्टर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, ये ह्यूमन रिसोर्स का खेल है। इसी वजह से HEC को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि इनिशिएटिव लिया, मगर मैं समझता हूँ कि ये हंड्रेड्स का गेम ही नहीं है। पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऑबिचुरी छापी थी, जब कोई 2 हफ्ते भी नहीं हुए, एक ऑबिचुरी छापी थी, एक बंदा जो साइबर डिफेंस और साइबर वॉरफेयर के ऊपर उसने ज़िंदगी गुजारी, उसका कोट मैं कर रहा हूँ आपको कि मिलियंस ऑफ पीपल आर नीडेड। सिर्फ डिफेंस को छोड़ दें आप, आपके हर इंस्टीट्यूशन में अब साइबर सिक्योरिटी चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में चाहिए। और आपको इनबिल्ड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस की साइबर सिक्योरिटी। ये नहीं कि बाद में आपने फायरवॉल कोई बना ली और फिर रोक लिया। ये वो नहीं है कि इंस्टीट्यूशन बना लो और फिर दीवार से उसको रोक लो। ये तो इनबिल्ड करना पड़ेगा और इसके अंदर पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इंटेलिजेंस इज अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। देयर इज नो बिग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड हियर। देर आर नो लाइसेंसेज विच आर इन्वॉल्व इन दैट मैनर कि आज आप कोई ड्रोन बनाने जाएं तो लाइसेंसेज इन्वॉल्व हैं, या आज आप कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जाएं या नया जहाज़ बनाने जाएं। ये सब पुरानी बातें हैं। नए दौर की गुफ्तगू के अंदर आप अपने इंटेलिजेंस से और ह्यूमन रिसोर्स से वो सारा कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं जो दुनिया पहले बड़ी बड़ी मेहनत करके किया करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस की है, मगर एक बहुत बड़ा यलगार है हमारे ऊपर। उस यलगार का मुकाबला करना भी ज़रूरी है। आज ही के ख़बर के अंदर ये था कि कोर्ट भी ये पूछ रही है कि आपने टिकटॉक बैन क्यों किया था और उसको रिलीज़ क्यों किया, क्योंकि ये सोशल मीडिया का यलगार है। आपके कल्चर को, जैसे मैंने आपसे कहा कि सियासत के अंदर और कल्चर के अंदर चैलेंज होता है, इसको उस अंदाज से देखना पड़ेगा। आप जो काम करने जाएंगे उसमें अटैक का इम्कान है। एंड लेट मी यूज़ अ गुड एग्जांपल। जैसे मिसाल के तौर पर काशिफ साहब यहाँ हैं, मेरे साथ इन्वॉल्व हैं कई 1-1.5 साल से कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर और पाकिस्तानियों की इंटरनेट वोटिंग पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हमने साइबर अटैक से दूर कर लिया कि उसका कोई वाईफाई सिस्टम नहीं है, मगर उसकी भी सॉफ्टवेयर को सिक्योर भी करना है और ट्रांसपेरेंट भी करना है ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। लोग ये समझते हैं पता नहीं इसके अंदर क्या डाल दिया जाएगा और पता नहीं ये किसको वोट छाप देगा, मगर उसके अंदर उसका सोर्स कोड अगर शेयर कर लिया जाए ओपनली 3-4 महीने पहले भी, और जिस दिन वोटिंग हो उस दिन भी लोग उसका सोर्स कोड ले जाएं और देख लें, बाद में टेस्ट कर लें कि यहाँ पर कोई धांधली नहीं होगी। नए सिस्टम्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनको मुस्तकबिल दुनिया का फिज़िकल चीज़ों पर कम है और ओवर द एयर कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा है। बिलमुशाफा गुफ्तगू से कहीं ज़्यादा ओवर द एयर, बिलमुशाफा वोटिंग से कहीं ज़्यादा इंटरनेट वोटिंग का इम्कान है। और पाकिस्तान अगर कामयाबी हासिल कर ले तो दुनिया के पहले उन अनोखे ममालिक में होगा जिन्होंने इसको इंटरनेट वोटिंग के एतबार से भी किया। तो मैं EVM की अलग बात कर रहा था आपसे, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है, मगर इंटरनेट वोटिंग के अंदर हम बड़ी डेलिब्रेशंस करते रहे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस अटैक का, DDoS अटैक्स, डिनायबिलिटी ऑफ सर्विस अटैक्स का इम्कान रहता है। तो लिहाजा उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इस वक्त ये इम्कान है एंड द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल एंड द टेक्नोलॉजी इज़ हियर फॉर अस टू मेक श्योर। अच्छा, तो कल्चर, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, डिफेंस, everything, Pakistan has to defend itself and Pakistan should be ready with, Pakistan का कोई affronting या attacking posture कभी भी नहीं रहा। Pakistan is a peaceful country and therefore it must take an advantage where it is cheaper to get an advantage.
کوئی ایئرکرافٹ کیریئر اگر ہم بنانے جائیں تو 30-40 سال لگ جائیں گے. چائنا کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے اس سلسلے میں کہ انہوں نے ایک آسٹریلین ایئرکرافٹ کیریئر خریدا جس کو انہوں نے سمجھا دیکھا, پھر انہوں نے رشین ایئرکرافٹ کیریئر خریدا, اس کو ریفربش کر پہلا ایئرکرافٹ کیریئر لانچ کیا. تو یہ 1985 سے لے کر اب تک وہ اس قابل ہے کہ 2 ایئرکرافٹ کیریئر لانچ کرے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ برک اینڈ مارٹر ڈیفنس اور برک اینڈ مارٹر اٹیک سے کہیں زیادہ تیز کہ ہوا کے اندر آپ اٹیک پلینس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں, اٹیک ڈرونز کو ڈسیبل کرتے ہیں, اٹیک میسائلز کو ڈسیبل کر سکتے ہیں. دا پوٹینشیلز آر ٹریمینڈس. سو دیر فور آخر کے اندر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ دنیا کے اندر اینڈ پاکستانیز آر ایٹ دا فور فرنٹ. آپ نے سنا ہوگا ٹارگیٹ پر اٹیک ہوا جو فائر آئیز کر کے ایک پاکستانی ڈیولپڈ کمپنی ہے, انہوں نے اس کے معاملے کو روکا. کل پرسوں بھی ایک اٹیک ہوا ہے, ایک پچھلے سال ہوا کولونیل پائپ لائن رینسم ویئر, اسپتالوں پر رینسم ویئر اٹیکس ہوتے ہیں. تو ایوری ون ہیز ٹو بی آن دیئر ٹوز, بٹ وی نیڈ ڈومیسٹک national ability to fight this war and to defend ourselves. And that is where I would end my guftagu in numbers. You are, mashallah, you will produce 500 graduates once you have this cyber technology institute here. We need thousands, جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک وہ obituary جو نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہوئی, اس کا millions are needed. Millions are needed. Every institution needs people. اور ہیومن ریسورس ہماری اتنی موجود ہے, اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. Therefore, we require a paradigm rethinking at the higher education commission level. Paradigm rethinking کیا کہ اگر یہ 4 سال کا BS بھی ہے تو we need people of 2 years also, جن کو ہم ٹرین کر سکیں اس طرف. یہ 4 سال بھی مجھے لمبا لگتا ہے, PhD بھی مجھے لمبا لگتا ہے. We need millions of people in Pakistan to be able to defend my country and to launch my country into the future, and it can be done very fast. Inshallah, with your spirit and with the ability that you have done things like this and you have been unique, I have high hopes. So thank you very much for organizing this conference and I wish you good luck. Assalamu alaikum. ناظرین, صدر ڈاکٹر عارف علوی یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ اس بات کو سمجھنا کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے اور پھر خود کو اس سے ہم آہنگ کرنا بہت ضروری ہے. دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں بھی اپنے مستقبل کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. جدید دور ڈیٹا کی حفاظت کے لیے ایک بنیادی اور انتہائی اہمیت کا مسئلہ ہمارے سامنے لاتا ہے. آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. خبرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آلودگی سے بچنے کے لیے پائیدار ماحولیاتی تحفظ منصوبہ وقت کی اہم ضرورت ہے. تمام بڑے شہروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے متعلقہ ادارے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جلد سے جلد حکمت عملی وضع کریں. آلودگی سے پیدا ہونے والے مسائل سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی روشنی میں صاف اور آلودگی سے پاک پاکستان ہماری اولین ترجیح ہے. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے طویل المدتی اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے پیمانے پر شجرکاری کے ذریعے ملک کو سرسبز بنانے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اطلاعات اور چوہدری فواد حسین, معاونین خصوصی ملک امین اسلم, ڈاکٹر شہباز گل اور اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی. چیف سیکرٹری پنجاب اور سینئر ممبر پنجاب بورڈ آف ریونیو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف سے امریکی ایوان نمائندگان کے رکن کانگریس گریگری میکس کی سربراہی میں 6 رکنی امریکی وفد نے ملاقات کی. اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا. ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ افغان کرنسی چھاپنے والی دونوں یورپین کمپنیوں کی جانب سے اب طالبان اپنی کرنسی نہیں چھاپ سکتے, اس لیے ملک میں انسانی امداد اور کارکنوں کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بینکنگ چینل کی ضرورت ہے. مشیر برائے قومی سلامتی نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے اقتصادی شراکت داری اور سرمایہ کاری چاہتا ہے. ملاقات میں دلچسپی کے تمام شعبوں میں مثبت سمت میں آگے بڑھنے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین تعمیری روابط کا فروغ خطے میں امن, سلامتی اور ترقی کے لیے اہم ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں امریکی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین گریگری میکس سے گفتگو کرتے ہوئے
وزیر خارجہ نے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے روابط کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکی سرمایہ کار 20 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل پاکستانی منڈی میں پرکشش مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کاوشوں کی ضرورت ہے۔ امریکی وفد نے افغانستان سے اپنے شہریوں کے محفوظ انخلا میں بھرپور معاونت پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وفد نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ایوان نمائندگان کے وفد نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، افغانستان کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن کا خواہاں ہے اور خطے کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن پاکستان کے مفاد میں ہے۔ افغانستان میں انسانی المیہ سے بچنے اور عوام کی بہتری کے لیے عالمی ادارے اور عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے وفد نے خطے میں امن، مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان نے فروری 2019 میں پاک فضائیہ کے طیارے کو مار گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری سے پہلے F-16 جہاز گرانے کا بھارتی دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی ماہرین نے تصدیق کی تھی کہ اس دن کوئی F-16 طیارہ نہیں مار گرایا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ ابھینندن کو ایوارڈ دینے کا مقصد بھارتی عوام کی توجہ مسائل سے ہٹانا ہے۔ بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا فوجی کنڈکٹ اور اقدار کے منافی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس نے 2 بھارتی جہازوں کو دن کی روشنی میں مار گرایا تھا۔ امریکی فورن پالیسی میگزین نے بھی فروری 2019 میں پاکستان F-16 لڑاکا طیارہ مار گرانے کے بھارتی دعوے کو بے نقاب کرتے ہوئے امریکی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں پاکستان کو دیے گئے F-16 طیاروں کی گنتی کی ہے اور اسے دیے گئے تمام طیارے موجود ہیں۔ KMS کے مطابق امریکہ میں قائم فورن پالیسی میگزین نے ایک رپورٹ میں صورتحال سے براہ راست آگاہی رکھنے والے 2 اعلیٰ امریکی دفاعی اہلکاروں کے حوالے سے کہا کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ ابھینندن نے پاکستانی F-16 طیارہ مار گرایا تھا درست نہیں۔ لڑاکا طیارے کو مار گرانے کے بھارتی دعوے کو پاکستان اور امریکہ دونوں نے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے ابھینندن کو بھارتی حکومت کی جانب سے ایوارڈ دیتے ہوئے کہا کہ ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ شکست کا جشن منانا اور نوازنا صرف مودی ہی کر سکتے ہیں۔ مودی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی جعلی ویڈیوز، لیکس اور گیم سے باہر آ کر الزامات کا جواب میرٹ پر دے۔ چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ ڈرامے مکمل فلاپ ہو چکے ہیں، جیل نہیں جانا تو پیسے واپس کریں۔ یہ مختصر حل ہے جس کو پیچیدہ بنا کر نکلنا چاہتے ہیں۔ معاون خصوصی سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے شاہد خاقان عباسی کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عوام جان چکے کہ خزانہ چوری کرنے والے احتساب سے بچنے کے لیے ہیلے بہانوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ نااہلوں کی احتساب کو متنازع بنانے کی کوشش شرمناک ہے۔ درباری احتساب کے عمل کو معیشت سے جوڑ کر آقاؤں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ شریف برادران کی چوری کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ درباری اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے فوٹو شاپ اور ایڈیٹنگ کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ میاں مفرور کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے پوری نون لیگ صبح شام جھوٹ گھڑتی ہے۔ نااہل کبھی عالمی مہنگائی تو کبھی فیک آڈیوز کا سہارا لے کر احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے نئے تعینات ہونے والے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین نے لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر نے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر ڈی جی رینجرز کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور سیکیورٹی فورسز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ گورنر نے کہا کہ پنجاب میں امن کے دشمنوں کے خلاف رینجرز کی کارروائی بے مثال ہے۔ قوم کو سرحدوں کے دفاع میں رینجرز کے کردار پر فخر ہے۔ ناظرین، انٹرنیٹ ووٹنگ کے قانون پر عمل درآمد کے معاملے پر
ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने आई वोटिंग के कानून पर अमल दरामद के हवाले से याददाश्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ीशान, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है, आज उस हवाले से शुक्रिया अदा किया गया है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान ओवरसीज फोरम जो है, उन्होंने मुजाहरा इलेक्शन कमीशन के बाहर कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौके पे जो चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम है शाहिद रांझा, वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने एक याददाश्त जमा करवाई है और याददाश्त में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अब फौरी तौर पे इस कानून साजी पर अमल दरामद करने के लिए इक़दाम करे, जबकि जो मिशन से बैरून ममालिक उनको हदायत जारी की जाए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वोट के हवाले से इक़दाम किए जाए, जबकि 90 दिन का टाइम भी दिया गया है। ओवरसीज फोरम की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर ये इक़दाम करे। अगर 90 दिन के अंदर ये इक़दाम नहीं किए जाते तो फिर पाकिस्तान ओवरसीज फोरम जो है वो मुल्क गिर एहतजाज का हक रखता है। ताहम इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत वफाकी हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया है कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जो दरीना ख्वाहिश थी कि उनको वोट का हक दिया जाए, बिल आखिर उनको वफाकी हुकूमत ने कानून साजी करके ये हक दे दिया। और अब इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर इक़दाम करके इस कानून साजी को मुकम्मल करे और इक़दाम के हवाले से बैरून मिशन में आगाह करें। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान भट्टी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली ने लाहौर में मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलने और मुशावरत के साथ फैसला करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि कौमी इदारे हमारा फ़ख्र हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमती इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने कहा कि PDM की मनफी सियासत ख़त्म हो चुकी है। अवाम सिर्फ तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, उन्हें PDM की अफरा तफरी की सियासत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से इदारों को मखसूस एजेंडे के तहत निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। आपको आगाह करें कि करतारपुर राहदारी के जरिए भारतीय सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। आज 159 सिख यात्री दरबार साहिब करतारपुर पहुंच गए। CEO करतारपुर राहदारी मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक राहदारी से आज मज़ीद 305 सिख यात्रियों की आमद मुतवक्के है। उधर गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने कश्मीरी इंसानी हुकूक के मारूफ अलंबरदार खुर्रम परवेज़ को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। KMS के मुताबिक NIA ने भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों के हमरा श्रीनगर के इलाके सोनाबार और अमीरा कदल में खुर्रम परवेज़ की रिहाइशगाह और दफ्तर पर छापे मारे थे और तलाशी ली थी। एक आला अहदेदार ने तस्दीक की है कि खुर्रम परवेज़ से राम मुंशी बाग पुलिस स्टेशन श्रीनगर की हदूद में वाक़ चर्च लेन में NIA के दफ्तर में पूछगछ की गई और बादता उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। खुर्रम परवेज़ के अहले खाना ने मीडिया को बताया है कि उन्हें आज शाम एक मुकदमे में खुर्रम परवेज़ के वारंट गिरफ्तारी मौसूल हुए हैं और NIA ने उनका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कुछ किताबें भी जब्त कर ली हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन के वफ़द ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान और सफारतकारों के हमरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाज़री दी और मज़ार पर चादर चढ़ाई। सज्जादा नशीन दीवान सैयद ताहिर निज़ामी और दरगाह कमेटी के दूसरे अरकान ने वफ़द का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी ज़ायरीन ने दरगाह के अहाते में हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पर भी हाज़री दी और फातिहा खानी की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के 718वें उर्स मुबारक में शिरकत के लिए वज़ारत मजहबी उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी अमजद अली की क़यादत में पाकिस्तानी ज़ायरीन का 7 रुकनी वफ़द 18 से 25 नवंबर 2021 तक भारत के दौरे पर है। पंजाब में स्मोग और बढ़ती हुई आलूदगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखने का फैसला किया है। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हफ्ता इतवार और सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज़ बंद होंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से नवीद हयात। लाहौर की फ़िज़ाओं में गुज़श्ता कई रोज़ से स्मोक का राज है।
ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک درجے پر پہنچنے کے باعث صوبائی دارالحکومت لاہور کا شمار آلودہ ترین شہروں میں ہو چکا ہے۔ سموک کے باعث شہری گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سموک پر قابو پانے کے لیے لاہور کی حدود میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو ہفتے میں 3 روز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز کا انتظام کر سکیں گے۔ لاہور کی حدود میں تمام نجی دفاتر بھی سوموار کو بند رہیں گے اور نجی دفاتر کا عملہ گھر سے کام کر سکے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق 15 جنوری 2022 تک ہوگا۔ سموک کے خاتمے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، میں بین اینڈ ایجوکیشنسٹ اس کو سراہتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس پہ تمام بچے وغیرہ اور اسکول ادارے اس پہ عمل کریں گے، یہ لوگ کی بیماریوں سے بچیں گے اور اس سے اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے سموک کو آفت قرار دیتے ہوئے فصلوں کی باقیات، فیکٹریوں میں ٹائر جلانے اور کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ انتظامیہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے پوری طرح متحرک ہے اور اس حوالے سے فیکٹریوں اور مختلف علاقوں کے اچانک دورے کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 139 مریض رپورٹ ہوئے جبکہ 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ انتقال کر جانے والے 4 افراد کا تعلق لاہور سے ہے۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 1215 مریض زیر علاج ہیں۔ ناظرین، حکومت کے کورونا وبا کے خلاف اقدامات کی بدولت ملک میں نئے کیسز اور اموات میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 35,332 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 315 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.89% رہی۔ اس دوران کورونا سے متاثر مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد اب جاں بحق ہو جانے والوں کی تعداد 28,668 ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جنوب مشرقی ایشیا پر تسلط یا اپنے چھوٹے پڑوسی ملکوں کے خلاف جارحانہ رویہ نہیں رکھتا۔ چین کے صدر نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان کی کانفرنس کے ایک ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ چین کے صدر نے کہا کہ چین بالادستی اور طاقت کے بل پر سیاست کا مخالف ہے اور اس کی خواہش ہے کہ پڑوسی ملکوں سے دوستانہ تعلقات پروان چڑھیں۔ چین کسی علاقے میں اپنی بالادستی کا خواہاں نہیں اور نہ چھوٹے ملکوں کو بزور طاقت دبائے گا۔ بھارت سے خبر شامل کریں گے جہاں کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے اجناس کی کم سے کم امدادی قیمت طے کرنے کے لیے قانون سازی سمیت تمام مطالبات پورے ہونے تک کسانوں کی تحریک جاری رہے گی۔ لکھنؤ میں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک میں ہلاک ہونے والے 750 سے زائد کسانوں کو شہید کا درجہ دینے، ان کے اہل خانہ کو معاوضے کی رقم کی ادائیگی، گندم اور چاول کے علاوہ زرعی اجناس کی کم سے کم امدادی قیمت کے لیے قانون سازی اور لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل پر وزیر مملکت اجے مشرا کو وزیر کے عہدے سے برخاست کرنے سمیت تمام مطالبات پورے ہونے تک تحریک جاری رہے گی۔ ہزاروں کسانوں نے مودی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے لکھنؤ میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی۔ ریڈ کراس کے حکام نے تشویش ظاہر کی ہے کہ افغانستان پر پابندیوں اور اثاثے منجمد ہونے کے باعث ملک میں بنیادی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔ ریڈ کراس کے ڈائریکٹر ڈومنگ سیٹل ہاٹ نے کابل میں صحافیوں کو آن لائن بریفنگ میں عطیات دینے والے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایک بڑے انسانی بحران کو روکنے کے لیے عطیات کی فراہمی کے متبادل راستے تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ کراس نے 18 اسپتالوں کے عملے کو تنخواہیں ادا کی ہیں اور انہیں دوائیں فراہم کی ہیں تاکہ طبی سہولتوں کو جاری رکھا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ قندھار ہسپتال میں بچوں کے وارڈ میں ایک بستر 3 بچوں کو رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہسپتال کے کارکنوں کو کام پر آنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے افغان بینک نظام کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہونے والی تازہ رپورٹ میں کمزور افغان بینک نظام اور بدترین معاشی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر افغان بینکوں میں کیش فلو کا مسئلہ جلد حل نہیں کیا گیا تو افغان بینکنگ سسٹم بند ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق افغان بینکنگ سسٹم کو قرضوں کی عدم ادائیگیوں اور کیش پیمنٹ میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔
अगर ये सूरत हाल बदस्तूर बरकरार रही तो खदशात है कि अफगान बैंकिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ जंग तेज कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान सुबह नंगरहार में मजीद 1300 तालिबान जंगजुओं को तैनात किया गया है ताकि दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ किया जा सके। तालिबान सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक दाइश के अरकान के खिलाफ छापों में इजाफा किया गया है और बहुत से मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान के इंटेलिजेंस विंग के लीडर कारी नूरुल्लाह फतह ने कहा है कि हमें न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अमन के लिए दाइश का खात्मा करना है। आपको बताएं कि मस्जिद हराम में तीसरी तौसी के दौरान 6 नए मीनार तामीर किए जा रहे हैं, जबकि सदारत आमा उमूर हरमैन शरीफैन ने बताया कि सहन मताफ के ज़ेर तामीर हिस्से का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है और तामीराती काम तेज़ी से जारी है। बाब मलिक अब्दुल अजीज़ के 2 मीनारों, बाबुल फतह के मीनार और बाब उमरा की तामीर का काम तकमील के करीब है। इसी तरह मताफ की छतों की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म जेन कास्टेक्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कास्टेक्स ने बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर डीक्रो और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें की थी। आपको बताएं कि ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते हुए नए केसेस को रोकने के लिए दोबारा मुल्क गिर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की रोजाना तादाद हालिया हफ्तों में 3 गुना हो चुकी है। इसके अलावा बहुत से अस्पतालों की इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट भी शदीद दबाव में है। कौमी खबरों का रुख करेंगे। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की। मुआविन खुसूसी ने चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उनके वालिद की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर शहबाज गिल ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। आपको बताएं कि नामवर दानिश्वर जमीलुद्दीन आली की आज 6ठी बरसी है। डॉक्टर जमीलुद्दीन आली 20 जनवरी सन 1925 को दिल्ली के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। वो मकबूल शायर और अदीब ही नहीं बल्कि एक अच्छे नकाद, कॉलम नवीस और कहानी नवीस भी थे। जमीलुद्दीन आली ने सन 1965 की जंग में वतन अजीज़ के लिए कई मिली नग़्मे लिखे। आपके मारूफ मिली नग़्मों में हम ताबत सैयद तग़य्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी ए वतन के सजीले जवानों, जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, इतने बड़े जीवन सागर शामिल हैं। जमीलुद्दीन आली की उर्दू अदब की मशहूर किताबों में ए मेरे दश्त सुखन, जीवे जीवे पाकिस्तान, लाहासिल और नई किरण शामिल हैं। वो कई साल तक उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के सरबराह भी रहे और 55 साल तक अंजुमन बराए तरक्की उर्दू से वाबस्ता रहे। नाज़रीन, 2 दहाइयों तक पर्दा स्क्रीन पर जलवा अफरोज रहने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। वहीद मुराद एक अदाकार, फिल्मसाज और बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर भी थे। वो अपने दिलकश तासुरात, पुरकशिश शख्सियत, नर्म आवाज़ और अदाकारी की वजह से गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। वहीद मुराद को असल शोहरत अपनी ज़ाती फिल्म हीरा और पत्थर से हासिल हुई। वहीद मुराद को पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म अरमान का फिल्मसाज, मुसन्निफ और हीरो होने का एजाज़ हासिल है। ये फिल्म 1965 में रिलीज़ हुई और पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को सिर्फ 45 साल की उम्र में इस फ़ानी दुनिया से मुंह मोड़कर अपने लाखों परिस्तारों को सोगवार कर गए। उनकी वफ़ात को आज 38 बरस बीत गए, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जहाँ पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और हल्की धुंध छाई रहेगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -9, स्कर्दू -7, गिलगित गोबस -4, ज़ियारत अस्तोर, कालाम कल्लात -3, अनंतनाग और श्रीनगर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।